विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर है। यह पेपर दिनांक 12 जुलाई 2023 को हुआ है। पेपर का टाइटल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेपर का टाइटल है फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, यानी कि हम लोग कहें तो पार्ट ए में आप देखेंगे भाषा और संस्कृति के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। इसी प्रकार से पार्ट बी में आप लोग देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो विद्यार्थियों देर ना करते हम चलते सीधे सॉल्यूशन की ओर। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। यह पेपर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय है, और यदि आप वहाँ पर द्वितीय वर्ष अर्थात सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और सेकंड ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए यह पेपर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों हमारे द्वारा कोशिश की गई कि इस पेपर में जो 100 क्वेश्चन है उनके सही और सटीक उत्तर आप तक पहुँचें, पर हम ये कहते हैं कि लगभग इसमें 95% तक क्वेश्चनों के आंसर सही और सटीक है। यानी लगभग ये कह सकते हैं कि 1 से 5 प्रश्नों के आंसर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किंतु ये कहा जाएगा कि 95% प्रश्नों के उत्तर सही हैं। विद्यार्थियों में चलते प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा महाभारत युद्ध में कुल कितनी सेना थी। तो पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 393600। तो महाभारत में युद्ध की सेना कितनी थी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, तो आप अच्छे से जानते हो। दूसरे का करेक्ट आंसर डी 18 दिन चला था। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3। भगवद गीता की रचना किसने की थी। तो भगवद गीता की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, यानी कि जिसने महाभारत की रचना करी उन्हीं ने भगवद गीता की रचना की थी। प्रश्न क्रमांक 4। जागो फिर एक बार कविता के रचयिता का नाम क्या है। तो जागो फिर एक बार कविता यानी प्रश्न क्रमांक 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चौथे का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। गुरु गोविंद सिंह किसके गुरु थे। तो ये सिख धर्म के गुरु थे। पांचवें प्रश्न का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का करेक्ट आंसर ए अमरकांत दोपहर भोजन कहानी के लेखक हैं। प्रश्न क्रमांक 7। मोहन की उम्र क्या है। तो जो दोपहर का भोजन जो कहानी में है उसमें मोहन की उम्र कितनी बताई गई है। तो उसमें मोहन की उम्र 18 वर्ष बताई गई है, यानी कितने साल है विद्यार्थियों, 18 साल हैं। प्रश्न क्रमांक 8। सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या है। तो 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी मुंशी चंद्रिका प्रसाद। करेक्ट आंसर मुंशी चंद्रिका प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 9। रामचंद्र क्या काम करता था। तो प्रश्न क्रमांक 9 का करेक्ट आंसर है प्रूफ रीडिंग का काम करता था। तो 9वें का करेक्ट आंसर बी। प्रश्न क्रमांक 10। रामचंद्र की उम्र कितनी है। तो प्रश्न क्रमांक 10 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 21 वर्ष है। प्रश्न क्रमांक 11। गिल्लू की लेखिका कौन है। तो गिल्लू पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। प्रश्न क्रमांक 11 का करेक्ट आंसर ए। प्रश्न क्रमांक 12। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ। तो प्रश्न क्रमांक 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 मार्च 1907 को। तो करेक्ट आंसर 1907 को हुआ, 26 मार्च 1907 को हुआ, यानी कि इस में जो चारों ऑप्शन दिए हुए चारों गलत हैं। करेक्ट आंसर है 1907 यानी 26 मार्च 1907। प्रश्न क्रमांक 13। गिल्लू एक इंसान और एलन के बीच सच्ची दोस्ती के बारे में है। तो क्या है। 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जानवर है। आगे चलते हैं, क्योंकि गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और एक जानवर है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14। निम्न में से महादेवी वर्मा के द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। तो उसमें रश्मि है, निर्जा है और शांति गीत, ये महादेवी वर्मा के द्वारा रचित काव्य संग्रह है। प्रश्न क्रमांक 14 में यदि हम कहें तो कामायनी जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है। प्रश्न क्रमांक 15। महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, आधुनिक युग की मीरा उनको कहा जाता है, संज्ञा दी गई है। प्रश्न क्रमांक 16। गिल्लू का प्रिय भोजन क्या है। तो 16 का करेक्ट आंसर सी काजू। क्या विद्यार्थियों, काजू उसका प्रिय भोजन है। प्रश्न क्रमांक 17। महादेवी की बीमारी के कारण गिल्लू बहुत दुखी हुआ। तो प्रश्न क्रमांक 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, बीमारी के कारण। तो महादेवी वर्मा की बीमारी के कारण गिल्लू बहुत दुखी हुआ।
प्रश्न क्रमांक 18, गिल्लू एक गिलहरी है, तो प्रश्न क्रमांक 18 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, अपवाद शब्द का विलोम क्या है, तो अपवाद शब्द का विलोम हो जाएगा प्रतिभाशाली। सॉरी साथियों, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ मैं। अपवाद जो शब्द है उसका करेक्ट विलोम यदि हम लोग देखें तो अपवाद का विलोम होता है स्वीकृति, अनुमोदन, सहमति, इच्छा, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर इनमें से एक भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ इसके आंसर के लिए। यदि आपको इसका उचित आंसर दिखता है, मिलता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 20, गिलहरियों का जीवन काल कितना होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष यानी कि 2 साल। प्रश्न क्रमांक 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 21, गिल्लू के मरने पर क्या छीन लिया गया था, तो 21वें करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, झूला। क्या? झूला। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22, गिलहरी का लघु गीत या गात किसके भीतर बंद रहता था, तो लिफाफे के अंदर बंद रहता था। प्रश्न क्रमांक 22, गिल्लू का प्रिय खाद्य पदार्थ क्या था, तो गिल्लू का खाद्य पदार्थ प्रिय काजू था। 23 का डी करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 24, फरहान के अनुसार पक्षियों के गुरु किसे माना गया है, तो काकभूषणी को पक्षियों का गुरु माना गया है। प्रश्न क्रमांक 25, गिल्लू को कहाँ दफनाया गया था, तो 25वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, सोहजूही की लता के नीचे। सोहजूही की लता के नीचे। प्रश्न क्रमांक 26, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था विद्यार्थियों? बलिया उत्तर प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 27, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, तो 27वें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न क्रमांक 28, द्विवेदी जी को किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लड़की ने पूछा था। करेक्ट आंसर बी, 28 का बी, लड़की ने पूछा था। प्रश्न क्रमांक 29, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी, तो जब वो जंगल में रहता था, जंगल का जीवन जीता था, तब जरूरत थी। तो 29 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, असुरों के पास नहीं थी, क्या नहीं थी, तो असुरों के पास विधाएं नहीं थी साथियों। शक्ति थी, युद्ध कौशल भी उनके पास लगभग था, तो उनके पास विधाएं नहीं थी, उनके पास ज्ञान की कमी थी। तो 30 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 31वां, सूर्यती क्या है, तो 31वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भित्ति चित्र हैं। प्रश्न क्रमांक 32, गणगौर उत्सव में किसकी आराधना की जाती है, तो 32वें का करेक्ट आंसर है गणगौर उत्सव में शिव पार्वती की आराधना की जाती है। प्रश्न क्रमांक 33, वह त्योहार जिसमें सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं कौन सा दिन होता है, तो आखा तीज जो होती है यानी कि परशुराम जयंती जो होती है उस दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 34, राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आप लोग अच्छे से जानते हो, दशहरा मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 35, सिंहस्थ मेला कुंभ कहाँ लगता है, तो सिंहस्थ मेला कुंभ मध्य प्रदेश में उज्जैन में लगता है और ये प्रत्येक 12 वर्ष की अवधि के दौरान लगता है, मतलब हर 12 वर्ष के पश्चात लगता है या हर 12वें साल लगता है। प्रश्न क्रमांक 36, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है, तो 36वां करेक्ट आंसर है सी, उज्जैन में स्थित है। 37वें का प्रश्न, कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में कालिदास अकादमी उज्जैन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न क्रमांक 38 की तरफ आ गए हम लोग। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई, तो 38 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1954 में भोपाल में की गई। कब? 1954 भोपाल में की गई। 39, मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ स्थित है, तो विद्यार्थी मध्य प्रदेश कला परिषद इंदौर में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंदौर में स्थित है। सॉरी साथियों, मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। 39 का करेक्ट आंसर है बी, भोपाल में स्थित है। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 40, गूलर के फूल मुहावरे का क्या अर्थ है, तो प्रश्न क्रमांक 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। गुलर के फूल का अर्थ होता है दुर्लभ होना। प्रश्न क्रमांक 41, बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या है, तो 41वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंह की खाना, 41 का सी। 42, कान फूकने का अर्थ क्या है, तो दीक्षित करना, मतलब किसी को दीक्षा देना, किसी को कुछ हम बोलते हैं ना कि हमारे गुरु ने हमें कुछ ज्ञान दिया, तो उसके लिए वर्ड भी आता है कान फूकना। 42 का
यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, कान फूकना को दीक्षा देना भी कहते हैं। 43 अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? तो 43 का करेक्ट आंसर ए, अन्याय की जगह। 44 जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? तो 44 का होता है डी, बहुब्री समास। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? तो 45 का बी, बहुब्री समास है। 46 देवासुर में कौन सा समास है? देव प्लस असुर, द्वंद्व समास है। 47 देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में होता है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। चारों ऑप्शन में तत्पुरुष समास दिखाई नहीं दे रहा, याद रखिएगा। आगे चलते 48 क्वेश्चन। एजुकेट्स शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। 49 एजुसियर का अर्थ क्या है? तो एजुसियर का अर्थ होता है आगे बढ़ना या पथ प्रदर्शन करना। तो आगे बढ़ने का मतलब निकलना या विकसित करना भी होता है। तो 49 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 50वां मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन विवेकानंद का है। तो 50वें प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विवेकानंद। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे हिंदी के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन। अब हम आगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन कोर्स के 50 प्रश्नों की ओर। 51 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इन द पोएम द डैफोडिल्स द पोएट वाज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नेचर की बात यहाँ पर की गई है। डैफोडिल्स जो पोएम वो नेचर की ब्यूटी के बारे में बताती हैं। 52 वेयर वर द डैफोडिल्स। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बाय द साइड ऑफ लेक। डैफोडिल जो पौधा था वो कहाँ पे लगा हुआ था? लेक के साइड में लगा हुआ था। 43 विलियम वर्ड्सवर्थ सॉ द लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स। 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फ्लावर्स। 54 द कलर ऑफ डैफोडिल्स। विद्यार्थियों, इससे पहले जो कुछ वीडियो लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किए थे वहाँ पर हमने गलती से येलो बता दिया था, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा द कलर ऑफ डैफोडिल्स। उसका करेक्ट आंसर है गोल्डन। याद रखिएगा 54 का बी ऑप्शन गोल्डन होगा। तो आप उसको गोल्डन याद कर लीजिएगा, येलो नहीं है, वो गोल्डन है। 55 विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ। तो 58 का करेक्ट आंसर सी, इंग्लैंड में। प्रश्न क्रमांक 56 नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन रेनबो। तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफोर। 56 का करेक्ट आंसर मेटाफोर, बी ऑप्शन। 57 द कलर्ड बेंगल्स आर सूटेबल फॉर मिडिल्स राइट रिस्ट। तो 57 प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिल्वर एंड ब्लू। नन ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पर आप आंसर 57 का, नन ऑफ दिस, क्योंकि उसका कलर जो होता है वो सिल्वर एंड ब्लू होता है। 58 द पोएम द बेंगल सेलर प्रेजेंट्स। तो ये पोएम किसको रिप्रेजेंट करती है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी को रिप्रेजेंट करती है, ऑल ऑफ दिस। 59 वेयर आर द बेंगल सेलर्स हेडिंग्स टूवर्ड्स। तो कहाँ पर गया था वो स्टूडियो को बेचने के लिए? तो टेम्पल्स फेयर में गया था, टेम्पल फेयर। 59 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 प्रश्न क्रमांक 60 विच ऑफ द वुमन लाइफ रिप्रेजेंट द सिल्वर ब्लू एंड पिंक बेंगल्स। तो किसके लिए आता है इसका आंसर? तो इसका आंसर 68 का करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये आया है विर्गिन मिडन्स। करेक्ट आंसर है इसका विर्गिन मिडन्स, VIRGINMIDEN। इसका अर्थ होता है कुंवारी लड़कियां। 61 में करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेड एंड और ऑरेंज रेफर्ड द हैप्पीनेस एंड ब्लिशफुलनेस ऑफ न्यूली विड ब्रिड्स। तो 61 का करेक्ट आंसर रेड और ऑरेंज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। पर यदि यहाँ पर रेड और ऑरेंज होता है तो हम रेड और ऑरेंज के साथ जाते हैं। 62 चूज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। तो करेक्ट आंसर 62 का एक लाइन दी हुई फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वेव्स। तो मेटाफोर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ए। 63 की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, फ्रेशनेस ऑफ द न्यू बॉर्न ट्रेंड्स लीव्स, क्योंकि विच ऑफ द नेचर ऑब्जेक्ट हैज़ द पोएम कंपेयर्ड द ग्रीन बेंगल्स। तो ग्रीन बेंगल किसके बारे में बात करता है? तो ये बताता है फ्रेशनेस ऑफ द न्यू बॉर्न टेंडर्स लीव, मतलब जो हरी हरी पत्तियाँ जो उगती है नई नई, उसको ग्रीन बेंगल की संज्ञा दी गई है। तो आगे चलते हैं 64 हु वाज द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो आप जानते हो 64 के प्रश्न का आंसर हमारे भारत के वो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 65 हु रोट पेट्रोलिज्म बिहाइंड द पॉलिटिकल्स एंड रिलीजन। ये जो बुक है किसने लिखी थी? तो 65 का करेक्ट आंसर सी, APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी।
66 व्हाट डिड लिंचोज होप फॉर? तो 66 का ए, अ गॉड शॉवर्स ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, अ गुड शॉवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, मतलब जो हल्की हल्की बारिश हो रही है वो हमारी क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है। 67 वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाई? तो 67 का सी, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ फ्लावर्स। 68 वाई डिड लेंचोस नीड मनी? लिंचो को मनी की आवश्यकता क्यों थी? तो करेक्ट आंसर 68 का बी, द टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, मतलब उसकी जो फैमिली भूखी थी उसको भूख मिटाने के लिए, खाना देने के लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी। एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इट्स स्ट्रक्चर मेड अप। तो इसमें 4 से 5 प्रश्न दे रखे इस पैसेज के, ये स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हम सीधे चलते क्वेश्चन के आंसर की ओर। 69 द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, तो 69 का बी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। प्रश्न क्रमांक 70 व्हाट डू एक्सपर्ट बिलीव्स? तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों डी ऑप्शन, जो यहाँ पर दिया हुआ है, दे बिलीव्स दैट द मोर गुड क्वालिटीज न्यूट्रिशन गोज इनटू द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन द स्ट्रॉन्गर द स्केलेटल सिस्टम बिकम्स। क्वेश्चन नंबर 71 हाउ मेनी वेव्स आर देयर टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रन? तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। 72 हाउ टू एक्सपर्ट्स फाइंड आउट द एज ऑफ द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द स्पॉटिंग्स इवेंट्स? तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बाय काउंटिंग दिस टीथ, मतलब काउंटिंग जो टीथ है, दांत है, उसको काउंट करके आप पता कर सकते हो। 73 हु रोड गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स? ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लीवो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। 74 हु नरेटेड गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स? तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों सी, टॉल्स्टॉय। आगे इन व्हाट ईयर द गुड सी द ट्रूथ बट वेट्स पब्लिश्ड? ये जो बुक है या ये जो पोएम कब पब्लिश हुई? तो 75 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 1989 को। 76 हु इज द स्टोरी ऑफ पेट्रोग्निस्ट इन द गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, टॉल्स्टॉय। 77 व्हाट एक्टिविटीज आर एक्सोनावा फाउंड ऑन हिज यूथ? तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ड्रिंकिंग एंड सिंगिंग। 78 कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब व्हेन इन रोम डू एज द रोमन डू? 78 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 79 की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर बी ऑप्शन, अर्न। प्रश्न क्रमांक 80 चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस को पहचानना है, तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आई डोंट नो व्हाट टू डू शी सेड जस्ट गो विथ यू गट। 81 सिलेक्ट द ऑप्शन द करेक्ट द मिस स्प्लिट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, आपको मिस स्प्लिट वर्ड को पहचानना है, तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट कोऑर्डिनेटेड कंजक्शंस? तो 82 का बता दूं मैं आपको, कोऑर्डिनेटर जो कंजक्शन होते हैं उसमें फॉर, एंड, नॉट, बट, यट और ऐसे इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा, कौन सा ऑप्शन? 82 का डी, बिकॉज नहीं आता उसके अंदर। 83 द रिवर वाज टू वाइड ही कुड नॉट स्विम अक्रॉस इट। 83 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट कंबाइनिंग द टू गिव सेंटेंस? तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शी कैन नॉट रीड और राइट। 85 ही ब्रॉट अ ड्रेस एज वेल एज वेट एज वेल एज, तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अ कंजक्शन। 86 व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ परहैप्स दिस डॉक्यूमेंट पी द प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट यू कैन बी टेक आर ऑन दिस ऑन द टेबल? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। RPSQ उसको रीअरेंज करना है आपको। 87 हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट? आप लोग अच्छे से जानते हो कितने होते हैं? 5 होते, AEIOU।
88 हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर गिवन वर्ड चीयरफुल, चेयरफुल के लिए कितने वोवेल आते हैं, तो इसके अंदर 3 वोवेल आते हैं, तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 डू इट हर, डू इज, तो डू क्या एक वर्ब है, तो 89 का ए हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 90 द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएट करेक्टर्स और ग्रुप ऑफ करेक्टर्स विथ साउंड इन द मेथड, तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मॉर्फिंग्स, ए ऑप्शन करेक्ट है। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑलवेज यूज्ड इन द कंबाइनिंग टू फॉर्म इज अ मीनिंगफुल वर्ड, तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। 92 करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड इल्यूक्वेंट, तो 92 का करेक्ट आंसर है सी। 92 का करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर दे रखा है, 92 का बी करेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा बी। 93 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोनेटिक्स, तो 93 का हो जाएगा ए साउंड सिस्टम। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट फॉर आवर मॉड्यूलेशंस, तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन यूज्ड फॉर इंडिया फॉर रेडियो ट्रांसक्रिप्शंस, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फ्रीक्वेंसी। 96 कंबाइनिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स विथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स इज कॉल्ड, तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मॉड्यूलेशन। 97 अ रिंग मॉड्यूलेशंस इज यूज्ड इन, तो 97 का ऑप्शन का करेक्ट आंसर है जनरेशन ऑफ DSB SC, 97 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 99 मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड, तो 98 का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ, 98 का डी। विद्यार्थियों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। प्रश्न क्रमांक 99 द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग इंफॉर्मेशन ऑन टू कैरिंग वेव्स इज कॉल्ड, तो 99 का हो गया यहाँ पर सी ऑप्शन कम्युनिकेशन, सॉरी मॉड्यूलेशन, 99 का सी ऑप्शन मॉड्यूलेशन। और 100 कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन परसेंटेज इफ द मॉड्यूलिंग सिग्नल इन 8 वोल्ट एंड कैरिंग 2, 100 का करेक्ट आंसर बी 67। तो विद्यार्थियों ये था 12 जुलाई के दिन हुआ महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर का पेपर का सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।